हेलो स्टूडेंट्स। पहले हम लोगों ने एक सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व किए थे ना। सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व किए थे, बहुत ही डिटेल तरीके से अच्छे से समझे थे हम लोग। तो उस सिंप्लेक्स मेथड में हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स क्या क्या लिया था, याद होगा? आई थिंक याद है। कॉन्स्टेंट्स जो जो लिया था वो ओनली लेस देन और इक्वल टू साइन से मतलब डिफाइन हुआ था वहां पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। दैट मीन्स सिर्फ लेस देन और इक्वल टू साइन से गिवन था कॉन्स्टेंट्स, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम हम लोगों का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था। ठीक है, तो तब हम लोग किस तरीके से करते थे, डायरेक्टली सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किए थे हम लोगों ने। तो सिंप्लेक्स मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से कैसे क्या क्या सॉल्व करना है। बट प्रॉब्लम तो यहाँ पे अराइज होगा। देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू साइन। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। तो अगर कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोगों का इक्वल टू साइन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन के लिए तो हम लोगों को तो पता ही है, या फिर स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद खत्म, सॉल्व कर सकते हैं। बट इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अगर होगा तब जाके हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो बिग एम मेथड हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बिग एम मेथड एक्चुअली क्या है, वो बिग एम मेथड से हम लोग यहाँ पे जस्ट जो एम जो है, ये एम बिग एक नंबर होना चाहिए, कोई भी एक बिग नंबर इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, इस जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। जो रूल बिग एम मेथड सॉल्व करने के लिए जो रूल फॉलो होता है, जो प्रोसीजियर है, उस प्रोसीजियर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि एम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके साथ साथ इक्वलिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू इसको भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिटेल तरीके से अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोगों का ये बिग एम मेथड को डिस्कस करना होगा। बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। यूज बिग एम मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। मिनिमाइज z इज इक्वल टू ट्वाइस x1 प्लस x2। दो वेरिएबल यहाँ पे है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 4, और उसके साथ साथ x1 और x2 जो वेरिएबल है वो हम लोगों का नॉन नेगेटिव वेरिएबल होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करना चाहिए, दैट इज नॉन नेगेटिव वेरिएबल। ठीक है, यहां तक तो समझ लिए क्वेश्चन को। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, प्रॉब्लम किस तरीके से गिवन है, हम लोगों का मिनिमाइजेशन में गिवन है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में क्या डिमांड क्या होता है, जो भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैक्सिमाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में है, उसको अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके क्या करेंगे, जस्ट मैक्सिमाइज z डैश या फिर z1 या फिर कुछ भी तुम डिनोट कर सकते हो, मैक्सिमाइज z। इसको अगर मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस मीन का निगेटिव कंसीडर करेंगे, मीन z का निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो मीन z का निगेटिव कंसीडर करने से ये निगेटिव ट्वाइस x, ये निगेटिव x सॉरी हाँ निगेटिव ट्वाइस x1 और निगेटिव x2, इस तरीके से हम लोगों का बन जाएगा। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो समझ लिए। हाँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए इसको भी तो चेंज करना पड़ता है, इन सबको भी तो चेंज करना पड़ता है। जब भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में रहेगा तब जाकर हम लोगों को ये लेस देन और इक्वल टू साइन है, इसको तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसको जस्ट हम लोग लेस देन इक्वल टू साइन को इक्वलिटी में करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या डालना पड़ता है, सरप्लस वेरिएबल। यस, सरप्लस वेरिएबल, ठीक ही समझा। तो यहां पे हम लोग सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। डन, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पे इक्वल टू से हम लोग लिख देंगे, समझ लिए। ये इक्वल टू है, इक्वल टू में हम लोग अभी क्या डालेंगे, ना ही स्लैग वेरिएबल डाला जाता है, ना ही सरप्लस वेरिएबल डाला जाता है। अगर ओनली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तब जाके यहाँ पे तो और कुछ डालने का ही नहीं है। बट एलपीपी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ डालना जरूरी होता है। मीन्स बिग एम मेथड में हो या फिर
नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड जो है वहाँ पे उस तरीके से करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ डालना ही पड़ेगा। इक्वलिटी में कन्वर्ट कर, इक्वलिटी तो वैसे भी है, फिर भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी अलग सा कुछ डालना पड़ेगा। बट वो सब क्यों डाले, क्वेश्चन तो यहाँ पे राइज होता है ना, वो सब क्यों डाले, ठीक है। तो देखते हैं क्यों डालते हैं। पहले तो मुझे क्या करना है, इसको हम लोगों को उल्टा कर देना, मीन्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना है, और बाकी सब हम लोग इसको जो जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग इस तरीके से आएगा, फर्स्ट वी कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम to maximization problem. And then अब हम लोग कांस्टेंट पे चलेंगे, एंड देन इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, जिसमें झमेला कम है उसको पहले डाल दो। स्लैक वेरिएबल x3, यहाँ पे कहाँ तक हुआ है, x1 x2 x2 तक हुआ है ना, तो हम लोग कंटिन्यूएशन में डालेंगे अब स्लैक वेरिएबल x3 इन द, कौन सा कांस्टेंट है ये, थर्ड कांस्टेंट ना, इन द थर्ड कांस्टेंट, कोमा सेकेंड कांस्टेंट में क्या चाहिए, सरप्लस वेरिएबल चाहिए, सरप्लस वेरिएबल x4 in the second constraint. Second constraint. And artificial variable. Artificial variables. x4 and x5 in the second constraint and third फर्स्ट, जहां पे इक्वलिटी है वहां पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है वहां पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस करना है वो भी हम लोग डिटेल तरीके से जानेंगे, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स टू द constant respectively. डन, ठीक है। जब भी हम लोग जितना सारा सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जितना सारा सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उतना ही हम लोग m को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल कितना इंट्रोड्यूस किया है, 2 सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है इन दोनों के वजह से, तो हम लोग 2m को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज, स्लैक वेरिएबल x3 सरप्लस वेरिएबल x4 कंसिडर कर लिया है, तो इस सरप्लस वेरिएबल के साथ ये आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 होगा, ये x6 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बाय मिस्टेकली मैंने x4 2 बार लिख दिया था, तो x5 और x6 एंड ऑल्सो assigning
a large negative price माइनस m, जहां पे m ग्रेटर देन 0 है। m जितना बड़ा होगा ये प्राइस उतना ही निगेटिव में छोटा होगा। मान लो 1000 हम लोगों का बहुत बड़ा नंबर है ना, तो जब मैं 1000 का निगेटिव कंसिडर कर लूंगा वो उतना ही छोटा होगा। डन, समझ में आ गया? तो m अगर हम लोगों का 1000 है या फिर 100, 10,000 कुछ भी तुम कंसिडर करो, तो उस हिसाब से वो निगेटिव में जब जाएगा तो इसका मतलब वो उतना ही कम वैल्यू है। ठीक है, m को इंट्रोड्यूस करेंगे इस तरीके से। तो लार्ज निगेटिव प्राइस m ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस m, ब्रैकेट में m पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो m जितना पॉजिटिव होगा उतना ही m माइनस m निगेटिव वैल्यू मतलब स्मॉलर वैल्यू होगा। ठीक है, assigning a large negative price to the artificial variable. Artificial variables. Then the given problem can be formulated. Problem can be then the given problem in standard form as, इस तरीके से। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, समझ भी लिया क्या क्या है। अभी कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आया होगा, वो अच्छे से समझते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हर जगह पे नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे हम लोगों को ये माइनस m डालना है। ठीक है, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Then the given problem in standard form as, अब इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। तो मैंने तो इंट्रोड्यूस कर दिया है जो जो इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, और असाइन भी कर दिया है जो जो असाइन करना है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, फर्स्ट वी कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हम लोगों का ये है, इस प्रॉब्लम को फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने से हम लोग क्या करेंगे, इस मिनिमाइज z को निगेटिव में लेके जाएंगे। डन, निगेटिव में लेके जाएंगे। तो मैक्स z हम लोग z डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैक्स z डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ मीन z व्हिच रिजल्ट्स माइनस ट्वाइस x1 माइनस x2, इस तरीके से रिजल्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, तो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ये है, ये है, ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करने के बाद देन इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल x3 इन द थर्ड कांस्टेंट। थर्ड कांस्टेंट में क्या है, लेस देन इक्वल टू साइन है। जब भी लेस देन इक्वल टू साइन रहेगा तब जाके स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड, हालांकि राइट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव मेंटेन होना चाहिए। राइट हैंड साइड निगेटिव होने से ये हम लोगों का लेस देन इक्वल टू साइन भी हम लोगों का स्लैक वेरिएबल नहीं भी दे सकता है। ठीक है, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनाना पड़ता है, राइट हैंड साइड ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, ये हम लोगों को मेंटेन करना है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होने के साथ साथ अभी हम लोग देखेंगे कि लेस देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ये सब कहाँ पे है। जैसे कि थर्ड कॉन्स्टेंट में लेस देन इक्वल टू साइन है। थर्ड कांस्टेंट में लेस देन इक्वल टू साइन होने के वजह से हम लोग यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है लेस देन इक्वल टू साइन होने से। हालांकि राइट हैंड साइड हम लोगों का पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर। अब सरप्लस वेरिएबल x4 इन द सेकेंड कंस्ट्रेंट, जो सेकेंड कंस्ट्रेंट है दैट इज 6,
6 नहीं, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इस सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट में हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है ना। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है तब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज x4। तो सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं, माइनस x4 इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अभी तक नहीं लिखा बट इसको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन द सेकेंड कॉन्स्टेंट एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 and x6 in the second constant and first constant respectively। अब हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज देखो तो तुम लोगों को याद भी होगा, शायद मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था जब सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व किए थे, तब मैंने एक चीज बोला था कि वहां पे हम लोगों का क्या होना चाहिए, बेसिक मैट्रिक्स होना चाहिए, बेसिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिस मैट्रिक्स में इन जनरल एलपीपी जब सॉल्व करते हैं तो बेसिस मैट्रिक्स इन जनरल हम लोग इस मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तुम्हारा ये आगे पीछे हो मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा ये कॉलम, जैसे कि ये मान लो तुम्हारा कौन सा कॉलम है, एक्स, मान लो तुम्हारा ये अल्फा 1 कॉलम है, ये अल्फा 2 कॉलम है, ये अल्फा 3 कॉलम है। इस तरीके से ये 3 कॉलम वेक्टर है। ठीक है, ये 3 कॉलम वेक्टर है। इन 3 कॉलम वेक्टर को तुम शफल करो तब भी मैटर नहीं करता। तुम अल्फा 1 को बाद में रखो, अल्फा 2 को पहले रखो, तब जाके ये 3 कॉलम जो है, ये 3 कॉलम वेक्टर्स जो है, ये 3 कॉलम वेक्टर्स यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है और लिनियर स्पान भी होता है। तो इसी वजह से ये हम लोगों का बेसिस मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब इन सब कॉलम्स को कंसिडर करके जो मैट्रिक्स बनाया जाता है वो मैट्रिक्स हम लोगों का बेसिस मैट्रिक्स होता है। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिस को कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेसिस बोला जाता है। ठीक है, वो सब तो पता है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे, तुम जब थर्ड कांस्टेंट में जब तुम x3 वेरिएबल यहाँ पे x3 क्या डाल रहे हो, स्लैक वेरिएबल जब डाल रहे हो, इसका कोफिशिएंट हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, तभी जाके ये इक्वल टू 4 बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू तो कम है जिसके वजह से ये इक्वल टू 4 नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो वो वैल्यू जो कम है वो वैल्यू हम लोग का इस ये स्लैक वेरिएबल जो है, ये स्लैक वेरिएबल पूरा कर देता है। इसी वजह से बाद में इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। डन, ये हम लोगों ने देखा भी था पहले भी। अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड कांस्टेंट जो है, सेकंड कांस्टेंट में क्या है, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। मतलब 4x1 प्लस 3x2 जो है इस जगह पे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर वैल्यू है ना, तो ग्रेटर वैल्यू अगर है तो यहां से मैं अगर कुछ वैल्यू कम करूं तभी जाकर ना राइट हैंड साइड के बराबर बनेगा। क्लियर? तो इसी वजह से सरप्लस वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, -x4, मतलब सरप्लस वेरिएबल को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ठीक है, माइनस करना पड़ता है। जब मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो माइनस करने के साथ साथ ये हम लोगों का वो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस में जो कॉलम वेक्टर था 1 0 0 स्टैंडर्ड कॉलम वेक्टर, तो वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो निगेटिव 1 है। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैसे फुलफिल करेगा? तो फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे अनदर आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो तुम मान सकते हो x5। इस आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा। तब जाके देखो बाकी सब कॉलम के रेस्पेक्ट में ये तुम्हारा 1 0 0 या फिर 0 1 0 या फिर 0 0 1 इस तरीके का कंडीशन फुलफिल करेगा। इस तरीके का कॉलम वेक्टर दे देगा तुम्हें। तो इस तरीके से कॉलम वेक्टर अगर ये दे देगा तब जाके तो हम लोग का और क्या करना है। यहाँ पे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी क्लियर हो आर्टिफिशियल वेरिएबल किस लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है? वो बेसिस मैट्रिक्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि सरप्लस वेरिएबल में ऑलवेज निगेटिव साइन में आता है सरप्लस वेरिएबल, जिसके वजह से यहाँ पे तुम्हारा बेसिस कॉलम वेक्टर नहीं मिलता है। तो इसी बेसिस कॉलम वेक्टर को बनाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को अनदर इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो इक्वलिटी कंडीशन को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। जो देखो ये माइनस करने के बाद एक्चुअली इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ऐसा एक वेरिएबल को डालेंगे जो एक्चुअली इक्वलिटी कंडीशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो वेरिएबल डालने से इक्वलिटी कंडीशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग x5 जैसे कि इंट्रोड्यूस किए। अब यहाँ पे इक्वलिटी साइन यहाँ पे है, तो इस इक्वलिटी साइन के वजह से यहाँ पे फिर से आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वो 100010 या फिर 001 का कॉलम वेक्टर नहीं मिलेगा जब तक तुम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोगों का जो आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्चुअली बेसिस कॉलम बेसिस मैट्रिक्स या फिर बेसिस कॉलम वेक्टर बनाने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। मैंने यहाँ पे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे कि x4 और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x6 सेकंड इक्वेशन में मैंने x5 और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा कर दिया है ना। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग वहां पे -m को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये -m ये जो हम लोग का लार्ज निगेटिव प्राइस है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे बैलेंस कर दिया जाएगा। किस तरीके से? -m इंटू आर्टिफिशियल वेरिएबल x5, ठीक है, उसके बाद फिर से -m इंटू आर्टिफिशियल वेरिएबल x6। जितना आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही -m को हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे असाइन करेंगे। ये होता है सबसे फर्स्ट हम लोगों का पॉइंट, जो हम लोग बीकेम मेथड सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही कंसेप्चुअल ये चीज होता है। ठीक है, ये हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और स्लैग वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे हम लोगों के साथ -m के साथ असाइन किया, मतलब -m असाइन किया जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ। क्लियर? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मतलब पुट कर देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब इसी को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब जाके और भी क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा चीज नोट डाउन करना है। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, तो फिर यहाँ पे मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैक्स z डैश इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ मीन z। तो निगेटिव ऑफ मीन z का मतलब मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता हूं, -2, या फिर तुम चाहो तो लिख सकते हो निगेटिव ऑफ मीन z, ज्यादा बड़ा वो हो जाएगा। ये -2x1 और माइनस का x2 इस तरीके से है, -2x1 -x2 subject to the constraints हम लोगों का ये एक है, ये अनदर है, ये अनदर है। तो हम लोगों ने x3 कहां पे डाला था? यहाँ पे डाला था। x4 और x5 यहाँ पे डाला था, और x6 यहाँ पे डाला था। तो मैं क्या करूंगा, 3x1 प्लस x2 प्लस x6 इज इक्वल टू 3 ऐसे डालूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या, 4x1 प्लस 3x2 प्लस माइनस का x4 माइनस का प्लस का x5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। एक्चुअली यहां तक ये इक्वल टू 6 बन जाता है। देखो इसके साथ कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तभी जाके ना 6 के बराबर होगा, तो यहां तक हो जाता है। तो इसके बाद इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जस्ट बेसिस कॉलम वेक्टर बनाने के लिए ये सब आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद x1 प्लस 2x2
माइनस न प्लस, हाँ प्लस x3, ये बाद में क्या बनेगा 4 बन जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। अभी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा और भी ज्यादा। क्या क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है और क्या स्लैग वेरिएबल और क्या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। स्लैग वेरिएबल यहाँ पे x3 इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे मैं प्लस का 0 इंटू x3 डाल देता हूँ। x4 सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है, प्लस 0 इंटू x4 डाल देता हूँ। x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे रहता है, वहां पे -m असाइन करना पड़ता है, -m के साथ हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 को लिखेंगे, और x6 हम लोग का क्या है -m इंटू x6, इस तरीके से है। ठीक है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेडी होने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे x3 है ना, तो x3 के साथ मैं x4 को लगाना चाहूंगा, और मैं x5 को भी लगाना चाहूंगा, और मैं x6 को भी लगाना चाहूंगा, तो अल्टीमेटली इक्वल टू 4। 0 से मैंने मल्टीप्लाई करके लगाया, कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा ना, सेम ही तो है। यहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x4 प्रेजेंट है और x5 प्रेजेंट है, मुझे x3 भी लगाना है और x6 भी लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने अपने जगह पे 0 इंटू x3 डालूंगा, माइनस का x4 था, प्लस का x5 था, और प्लस का 0 इंटू x6 डाल दूंगा, अल्टीमेटली इक्वल टू 6। ये गिवन था। तो अभी 0 इंटू x3 और 0 इंटू x6, ये ज्यादा कुछ डाला क्या, नहीं ना, ज्यादा कुछ नहीं डाला। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं 0 इंटू x3 डालूंगा, प्लस 0 इंटू x4 डाल दूंगा, प्लस 0 इंटू x5 डाल दूंगा, प्लस x6 डाल दूंगा। अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर कितना है, 3 आंसर है। अब देखो, सब पूरा एक सिस्टमेटिक वे से बन चुका है, सब वेरिएबल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है यहाँ पे। और क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है और x6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का फॉर्मुलेशन हो चुका है, किसके लिए, बिगम मेथड सॉल्व करने के लिए। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल तरीके से समझ में आ गया है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देखो, तो मैं जो इतने समय से वो बेसिस कॉलम वेक्टर ऐसे ऐसे जो बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे अभी ढूंढते हैं। देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। अभी देखो तो थोड़ा सा के लिए इसको देखो, ये जो है, ये मैंने जो बोला था बेसिस कॉलम वेक्टर के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे होना पड़ता है ना। तो देखो तो ये 0 0 1 है या नहीं, ये सब ऑब्वियसली है। यहाँ पे तुम x4 के लिए मैंने बोला था ना, x4 के लिए तुम नहीं बना सकते, सरप्लस वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तब जाके नहीं बना सकते। देखो 0 -1 0, तो 0 -1 0, तो ये नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कॉलम वेक्टर होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर मानते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेसिस या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिस भी कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 -1 0 ये तो नहीं होगा ना, तो ये नहीं होगा, इसी वजह से इसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया था। आई थिंक अभी पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है। अभी देखो तो इस जगह पे तुम देखोगे तो 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0, ये कॉलम इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है क्या, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग भी होता है। तो ठीक इसी तरीके से ये देख लो, इसको देख लो एक बार, इसको देख लो, ये 1 0 0, ये भी इन दोनों के साथ किसी भी कॉलम के साथ, ये मतलब इन दोनों कॉलम के साथ ये डिपेंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोगों का बेसिस कॉलम वेक्टर है। क्लियर हो गया, क्लियर। अब हम लोगों को बिगम मेथड सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड जो था हम लोगों के पास, वो ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, देखो तो अभी ये सिंप्लेक्स मेथड का जो सिस्टम में था कि मैक्सिमाइज जेड करना है, उसके बाद सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है, बाद में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड यूज कर सकते हैं। तो वही तो अभी कन्वर्ट हो चुका है। ये प्रॉब्लम देखो, बिगम वाला जो प्रॉब्लम है वो अभी सिंप्लेक्स मेथड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हालांकि -m और -m यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पे बनेगा
तो वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे बेसिस कॉलम वेक्टर, ये जो कोफिशिएंट है ये x3 का कोफिशिएंट है, तो ये कॉलम वेक्टर x3 का कॉलम वेक्टर है। ये x5 का कॉलम वेक्टर है क्योंकि ये सब वैल्यूज x5 का कोफिशिएंट में है, सो x5 का कॉलम वेक्टर ये है। ये x6 का कॉलम वेक्टर है क्योंकि x6 का जो कोफिशिएंट्स है, इन सब कोफिशिएंट को पता है तो बेसिस बोला जाता है, तो बेसिस कॉलम वेक्टर बोला जाता है। इस x6 कॉलम वेक्टर बोला जाएगा बेसिस कॉलम वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिस कॉलम वेक्टर क्या क्या बना, x3 बना, x5 बना, x6 बना। तो नॉन बेसिक कॉलम वेक्टर कौन सा बना, x1 बना, x2 बना, x4 बना। ठीक है, मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी जो है वो सब नॉन बेसिक। तो वो सब नॉन बेसिक को इनिशियली हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो टेकिंग x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 equal to 0, no, x3, x1 equal to 0, x2 equal to 0, x4 equal to 0, x4 equal to 0, comma, we get, अब x1 का वैल्यू 0 तुम पुट करो, ये वेनिश, x2 का वैल्यू तुम 0 पुट करो, ये वेनिश, x3 का वैल्यू तुम 0 पुट करो, ये सॉरी x3 का वैल्यू तो 0 पुट नहीं किया, बट ये तो ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाता है। अब मैं अच्छा, यहां से x4 ये तो वेनिश हो जाएगा, ये भी वेनिश हो जाएगा, बचेगा कौन, x6 बचेगा। देखो x6 के बारे में कुछ नहीं लिखा, x6 बचेगा, तो x6 का वैल्यू कितना है, x6 का वैल्यू 3 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 पुट करो, x2 का वैल्यू 0 पुट करो, ये भी 0 हट जाएगा, ये माइनस x4 का वैल्यू भी 0 कंसिडर किया गया है, ये भी हट जाएगा, x5 का वैल्यू निकलेगा, x6 भी हट जाएगा, x5 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो x5 का वैल्यू 6 है। उसके साथ साथ यहाँ पे 0 बिठाओ, यहाँ पे 0 बिठाओ, ये दोनों वेनिश, x3 और बाकी सब ऐसे ही वेनिश है, यहाँ पे है ही नहीं, तो x3 का वैल्यू कितना निकला, 4 निकल गया, x3 का वैल्यू 4 निकल गया। तो ये तीन जो वैल्यूज निकला, x6, x5, x3, तो मैंने क्या बोला, x3, ये जो x3 का कोफिशिएंट है, ये बेसिस कॉलम वेक्टर है ना, दैट मींस x3 कॉलम वेक्टर हम लोगों का यहाँ पे बेसिस कॉलम वेक्टर यहाँ पे मिलेगा, ये x3 बेसिस कॉलम वेक्टर। सिमिलरली x5 के अकॉर्डिंग ये x5 कॉलम वेक्टर, ये सिमिलरली x6 के अकॉर्डिंग ये x6 कॉलम वेक्टर। ये सब कॉलम वेक्टर्स का स्टार्टिंग सॉल्यूशन हम लोगों को टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है। तो व्हिच इज IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये तीन जो वैल्यूज निकला है, उसके साथ साथ ये हम लोगों का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे ही हम लोग टेबल को इजीली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो मिल चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे इसको रिमूव करना है, थोड़ा सा साइड में करते हैं। द कॉम्पैक्ट सिंप्लेक्स टेबल is as below। तो ये कॉम्पैक्ट सिंप्लेक्स टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे पता तो है सबको, थोड़ा सा इधर आते हैं। सीजे, सबसे पहले सीजे इस तरफ जाएगा। कितना यहाँ पे है वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल है, तो उस हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा। तो इस तरफ सीजे, तो सीजे के अकॉर्डिंग टेबल को थोड़ा सा छोटा छोटा करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का सीजे वाला पार्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से, इसके बाद ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से उतरेगा, यहाँ से इस तरीके से उतरेगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा। ठीक है,
तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे बनता है हम लोगों का बेसिस फेसिस, वो सब बाद में देंगे। अच्छा दे देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का बी बेसिस कॉलम वेक्टर का जो कॉलम है वो सब बैठ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का सी बी मतलब कॉस्ट वेक्टर, बेसिस का कॉस्ट वेक्टर वैल्यू। यहाँ पे हम लोगों का एक्स सफिक्स बी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का वैल्यूज। इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक चाहिए, बन गया। ये बन गया x1, ये बन गया x2, ये बन गया x3, ये बन गया x4, ये बन गया x5, ये बन गया x6 और ये बन जाएगा मिनिमम रेशियो। निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यूज है। तुम चाहो तो यहाँ पे y1 y2 डाल के भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है -2 है, तो ये -2 इधर बैठेगा। ये x2 का कोफिशिएंट कितना है -1 है, ये x2 के ऊपर बैठेगा। x3 का कोफिशिएंट कितना है 0 है, यहाँ पे बैठेगा। x4 का कोफिशिएंट कितना है 0 है, यहाँ पे बैठेगा। x5 का कोफिशिएंट कितना है -m है, इधर बैठेगा। x6 का कोफिशिएंट कितना है -m है, इधर बैठेगा। डन। b कौन सा है अभी? अच्छा, इससे पहले तो बाकी सब वैल्यूज बिठा देते हैं, तब जाके b समझ में आएगा कौन सा b है। 3 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो पहले तो ये 3 है, 1 है, 0 है। देखो 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये सब वैल्यू 3 वैल्यू बिठा दिया। उसके बाद यहाँ पे 0, तो ये 0 बिठाने से यहाँ पे 0, ये इसके बाद ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0 डालो। उसके बाद x6 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 डालो। आफ्टर दैट 4 3 0 -1, 4 3 0 -1, 1 0, 1 0। आफ्टर दैट 1 2, ये कोफिशिएंट 1 है ना, 1 2 1, तो 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 0 0 0, 1 2 1 0 0 0। तो ये बन गया हम लोगों का एक टेबल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको अभी देखो कौन सा बेसिक कॉलम वेक्टर है। ये बेसिक कॉलम वेक्टर है, ये बेसिक कॉलम वेक्टर है, ये बेसिक कॉलम वेक्टर है। इसको β1 जैसा कंसिडर कर दो, इसको β2 जैसा कंसिडर कर दो, इसको β3 जैसा कंसिडर कर दो। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे शायद ठीक से दिखाई नहीं देगा। β1 β2 β3 बेसिक कॉलम वेक्टर्स को β1 β2 β3 ऐसे अज्यूम करना है। तो बेसिक कॉलम वेक्टर कौन सा है? x3 है, β1। बेसिक कॉलम वेक्टर x5 है, x5 है, β2। बेसिक कॉलम वेक्टर x6 है, x6 है, β3। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग सीजे वैल्यू कौन सा है? इसका करस्पॉन्डिंग सीजे वैल्यू x3 का सीजे वैल्यू 0 है, x5 का सीजे वैल्यू -m है, x6 का सीजे वैल्यू -m है। तो ये हम लोगों का ठीक है, वो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो xb वैल्यू कौन सा है? xb वैल्यू x6 का 3, दैट मीन्स x6 के लिए 3, x5 का 6, तो x5 के लिए 6। ये अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट, मतलब अच्छी तरीके से देखना है। ओके, यहाँ पे देखने के मतलब देख के बिठाना है। जैसे कि ये x6 है, x6 ब्लाइंडली यहाँ पे मत बिठा देना कि यहाँ पे फर्स्ट में ये वैल्यू निकला तो ब्लाइंडली यहाँ पे बिठा देने, नो, ऐसे नहीं करना है। x6 का वैल्यू 3 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ढूंढो x6 कौन सा है। दिस वन इज x6, दैट्स व्हाई करस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी 3। x5 का वैल्यू 6,
x3 का वैल्यू 4 डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोगों का ये सब जो जो यहाँ पे चीज था वो सब यहाँ पे डाल दिए है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे जो बेसिस जो मैंने लिखा था वो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बेसिस लिखना। तो वो बेसिस हम लोग यहाँ पे अभी, अच्छा अभी देखो यहाँ पे जो बेसिस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बी जो कॉलम है इसको फिल करना है। ये एक्चुअली बेसिस का कॉलम वेक्टर है, ठीक है, बेसिस कॉलम वेक्टर। तो ये बेसिस कॉलम वेक्टर हम लोग का अभी कहाँ से आएगा, ये बेसिस जैसे कि फर्स्ट ये है तो इसके अकॉर्डिंग 1 कहाँ पे देखना है, 1 यहाँ पे है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x3 बैठेगा, ठीक है। ये हम लोग का अनदर बेसिस कॉलम वेक्टर है तो इसके अकॉर्डिंग 1 कहाँ पे मिडिल में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठेगा x5 इक्वल टू β2। यहाँ पे 1 है, ये भी बेसिक है बेसिस कॉलम वेक्टर, तो ये x6 यहाँ पे बैठेगा इक्वल टू β3, ठीक है। तो ये β1 β2 β3 इसका प्लेस चेंज होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्टिकुलर इसका करस्पॉन्डिंग सीबी वैल्यू क्या है, x3 का सीबी वैल्यू 0 है और x5 का सीबी वैल्यू सीजे वैल्यू -m है और x6 का सीजे वैल्यू ये भी -m है, ठीक है। अब सीबी का xb का जो वैल्यू था, xb का जो वैल्यू था इस ये एक्चुअली x6 x5 और x3 निकला था, x6 x5 और x3 निकला था। तो क्वेश्चन में हम लोगों का जहां पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकला था वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में x3 का वैल्यू 4 निकला था, x5 का वैल्यू 6 निकला था और x6 का वैल्यू 3 निकला था। तो x3 का वैल्यू 4 निकला था, x5 का वैल्यू क्या निकला था, 3 निकला था और x6 का वैल्यू हम लोगों के पास x6 का वैल्यू 3 निकला था और x5 का वैल्यू 6 निकला था। आई थिंक यही निकला था, x6 का वैल्यू 3, x5 का वैल्यू 6 और x3 का वैल्यू 4, ठीक है। तो अभी हम लोगों का पूरा ये चीज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे, z का वैल्यू cb इंटू xb निकलेगा। तो cb इंटू xb अभी क्या होता है देखो तो -3 इंटू m -m इंटू 3 बनेगा और प्लस -m इंटू 6 ये बनेगा प्लस 0 इंटू 4 ये बनेगा। तो अल्टीमेटली ये -3m -6m तो माइनस का 9m बनता है। तो ये हम लोग का माइनस का 9m बनेगा। यहाँ पे डेल्टा जे का वैल्यू ये है, तो डेल्टा जे का वैल्यू अगर ये है तो डेल्टा जे में हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक को देखेंगे, ठीक है, तो जो बहुत ही काम में आएगा। यहाँ पे बेसिक कॉलम वेक्टर क्या है, बेसिक कॉलम वेक्टर हम लोगों का ये है बेसिक कॉलम वेक्टर, तो ये है बेसिक कॉलम वेक्टर, ये भी बेसिक कॉलम वेक्टर। जो भी बेसिक कॉलम वेक्टर है उसका डेल्टा जे वैल्यू 0 होता है। डेल्टा जे का फॉर्मूला कितना था, क्या था, सॉरी, सीजे माइनस सीबी इंटू एक्स जे या फिर सीजे माइनस जेड जे बोल सकते हो, इसको ही हम लोग लिखते हैं सीजे माइनस सीबी इंटू एक्स जे। जे क्या है यहाँ पे, जे का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये सफिक्स है। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 माइनस CB x1। तो C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू -2 है, तो ये -2 माइनस CB इंटू x1, CB इंटू x1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, CB इंटू x1, CB इंटू x1 सॉरी, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद
अच्छा पहले डेल्टा वन का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया तो निकाल लेते हैं, -2 है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, माइनस सी बी इंटू एक्स वन ना, तो -3m और माइनस का 4m, तो -3m - 4m, -3m - 4m, और बाकी तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो फिनिश हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7m, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 7m - 2, 7m - 2 ये बनेगा। इसके साथ ये हम लोग का क्या बनेगा, देखो तो डेल्टा टू का वैल्यू डायरेक्टली बिठा देते हैं। अभी -1 है, -1 के अकॉर्डिंग हम लोग का माइनस, यहाँ पे -m और -3m, -m - 3m, तो कितना आएगा यहाँ पे -1 और प्लस का 3 + 1 4m, तो 4m - 4m - 1, और इधर हम लोग का क्या बनेगा, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी ये जो मैंने यहाँ पे 0 0 0 डाला, ये तो मैंने एक ट्रिक जैसा बोला था, बट ये 0 एग्जैक्टली होता है कि नहीं वो भी देख लो। 0 हम लोगों का क्या था, C3 का वैल्यू था, C3 का वैल्यू 0, और -m × 0 0 हो जाएगा, -m × 0 वो भी 0 हो जाएगा, 0 × 0 वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 अल्टीमेटली हम लोगों का रिजल्ट 0 होता है। तो यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं, इसके लिए x4 के लिए बना देते हैं। x4 0 माइनस हम लोगों का -m × 0, ये तो 0 होगा, उसके बाद -m × -1, तो ये प्लस का m हो जाएगा, उसके बाद 0 × 0 वो तो 0 ही है, तो ये अल्टीमेटली माइनस का m रहता है, और इसमें भी 0 आएगा, तो -m करके देखो, -m × 0 0, और -m × 1 कितना होगा, माइनस का m, तो ये -m और ये लास्ट में 0 × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का m, और इधर सिमिलरली प्लस का m हो जाएगा, तो -m + m अल्टीमेटली रिजल्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, -m और माइनस ऑफ माइनस इंटू -m × 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो -m + m अल्टीमेटली रिजल्ट वहां पे भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट टेबल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। अब हम लोग सेकंड टेबल पे मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, याद है सभी को, याद होना चाहिए, रहना चाहिए याद। अगर भूल गए हो तो दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालो, अगर दिमाग में आ गया तो ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे डाल देते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब नेक्स्ट टेबल में मूव करने की बारी शुरू, इसको ऐसे। तो अब कैसे मूव करेंगे, चलो देखो यहाँ पे देखो तो डेल्टा जे का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी निगेटिव आया, मतलब सबके सब डेल्टा जे का वैल्यू <= 0 आया नहीं ना, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये 0 है, ये निगेटिव है, मान लिया ये 0 0 है। अब देखो तो इन सब में से पॉजिटिव जो वैल्यूज है, या फिर सब वैल्यूज में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ये हम लोगों का x1 बन जाएगा इनकमिंग वेक्टर, तो xb / x1 ये हम लोगों का मिनिमम रेशियो बनाएगा अभी। तो xb / x1 3/3 कितना होता है, डायरेक्टली लिख देंगे 1, 3 / 3 करना पड़ता है, ऐसे 3 / 3 करना पड़ता है जो 1 है। उसके बाद 6 / 4 कितना होता है, 6/4 ये कितना होगा, 3/2 दैट इज 1.5। उसके बाद 4 / 1 कितना होगा, 4 / 1 मतलब 4। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग का आउटगोइंग वेक्टर के हिसाब से काम करेगा। तो दोनों ये यहाँ से घुसा, यहाँ से निकल गया, तो इसका मतलब ये हम लोगों का मीटिंग पॉइंट, तो ये हम लोग का की एलिमेंट होगा, जिस की एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट टेबल में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का की एलिमेंट या फिर पाइवोट एलिमेंट भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे डालेंगे, पता नहीं 3 टेबल या 4 टेबल होगा, पता नहीं, अभी तो मैंने 3 के लिए कंस्ट्रक्शन किया है,
अगर 3 में ख़त्म होता है तो ठीक है, 3 में ख़त्म ना होगा तो यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ये हम लोग यहाँ पे डालते हैं। अब हम लोग इसको इस की एलिमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे अभी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। अब हम लोग का ये जो यहाँ पे जो की एलिमेंट निकला, ये इसके अकॉर्डिंग तुम बेसिस कॉलम वेक्टर को चेक करो तो कौन सा यहाँ पे बेसिक कॉलम वेक्टर में 1 है, ये वाला x6। दैट मीन्स ये x6 अभी इंटरचेंज होगा। तो इस x6 में क्या क्या है, बेसिस कॉलम वेक्टर के हिसाब से 1 0 0 है ना, तो मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको की एलिमेंट को चेंज करूंगा, तो रो 1 चेंजेस टू 1/3 रो 1 करूंगा, तब जाके ये हम लोगों का बन जाएगा 1। और रो 1 इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये 1, तो ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हम लोगों का बन चुका है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीजे वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पे डाल दो -2। इस x6 कन्वर्ट होके x1 बन जाएगा, तो x1 इक्वल टू, ये अभी β3 का काम करेगा। तो इसको β1 β2 β3 इसको छोड़ो, अभी इसको लिखने का नहीं है। ठीक है, तो ये x1 है हम लोग का। तो x1 अभी ये है। अभी रो 2 को चेंज करना है। रो 2 को किस तरीके से चेंज करना है, इस टेबल का रो 2 और इस टेबल का रो 2 और इस टेबल का रो 1 के साथ ऑपरेशन लगाना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 के साथ मैं 4 माइनस करूं इंटू 1 कर दूं, मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1, तो अल्टीमेटली रिजल्ट 0 होता है। तो ये 4 कहाँ से लिया गया था, ये 4 लिया गया था पिछले टेबल का रो 2 से। ये 4 मैंने खुद से दिया, और ये 1 नेक्स्ट टेबल का रो 1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑपरेशन बन चुका है अभी। कौन सा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 4 इंटू रो 1, इस तरीके से ऑपरेशन बन चुका है। तब जाके ये 0, दिस चेंजेस टू 6 माइनस 4 इंटू 1, तो 6 माइनस 4 इंटू 1 यहाँ पे बनेगा 2। ठीक है, बाकी सब तो जगह पे ही रहेगा। अच्छा, इसको पहले बना देते हैं। उसके बाद 3 माइनस 4 इंटू 1/3, मतलब 4/3। तो यहाँ पे कितना होता है, 3 3 9 माइनस 4, दैट इज 5/4, 5/3, 5/3। उसके बाद 0 से अगर करेंगे तो 0 माइनस समथिंग इंटू 0, वो तो फिर से 0 हो जाएगा। तो और एक चीज ध्यान में रखना, जिस कॉलम वेक्टर को इंटरचेंज किया जाएगा सिर्फ वही वैल्यू चेंज होगा, बाकी जो दो कॉलम वेक्टर है जैसे है वैसे ही बैठ जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जैसे कि 0 माइनस -1 माइनस 4 इंटू 0 आएगा, तो -1 माइनस 4 इंटू 0 मतलब ये इस तरीके से। उसके बाद ये तो फिर से कॉलम वेक्टर है, यहाँ पे जैसे है वैसे ही बैठेगा 1 माइनस 0 इंटू समथिंग, तो हम लोग का 1 ही होगा। और 0 माइनस 4 इंटू 1/3, तो ये -4/3। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है ऑपरेशन। उसके बाद अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, इस रो को, ये थर्ड रो जो है, तो थर्ड रो को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 से इस 1 को माइनस करेंगे तब जाके डायरेक्टली 0। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1 करने से डायरेक्टली 0, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस माइनस 1 3 बन जाएगा, दिस माइनस दिस 3 2 6 माइनस 1 5/3 बन जाएगा, दिस माइनस दिस 2 माइनस 6। ठीक है, दिस माइनस दिस ये 1 बन जाएगा, वैसे भी होता है। दिस माइनस दिस ये 0 बन जाएगा। ठीक है, दिस माइनस दिस ये हम लोगों का, दिस माइनस दिस हम लोगों का 0 फिर से बन जाएगा। दिस माइनस दिस ये माइनस का 1/3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोगों को क्लियर है। बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो बाकी जैसे है x5 है यहाँ पे और x3 है यहाँ पे, जैसे है वैसे रहेगा। ये -m है और ये
0 है, ठीक है। तो z यहाँ पे तुम एक टेबल को मिटा भी सकते हो, बट अभी नहीं मिटाना है। जब जब m यहाँ से रिमूव हो जाएगा तब जाके m का सब कॉलम मिटा देना। तो z इज इक्वल टू सी बी एक्स बी, तो सी बी एक्स बी के अकॉर्डिंग -2 इंटू 1, तो ये -1, और -m इंटू 2, तो ये -2m, तो -2m -2, इस तरीके से रिजल्ट बनेगा, -2m -2। और ये वाला हम लोग का डेल्टा j, तो ये हम लोग का डेल्टा 1। मैंने क्या बोला था, जब इस तरीके से कॉलम बेसिस वेक्टर मिलेगा वहां पे 0 डाल देना है। तो पहले तो इसका काम निपटा दो, उसके बाद झमेला खत्म, जस्ट 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी। तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा j का वैल्यू फॉर्मूला जो था उस हिसाब से चलेंगे। -1 हम लोग के पास है, तो -1 हम लोग के पास है, उसके बाद माइनस cb इंटू एक्स जे, तो cb कौन सा था, दिस वन इज cb इंटू एक्स जे, मतलब x2 का निकाल रहा हूँ, तो cb इंटू x2, तो ये -2/3, माइनस का 2/3 -5/3m, -5m/3, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू मिलेगा, और 0 के साथ तो कैलकुलेशन करने का ही नहीं है। -1 प्लस 3m प्लस 2/3 माइनस प्लस 5m/3, तो 5m/3, और इधर 3 माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1/3, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1/3, तो 5m/3 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा, कैसे लिखूं इसको, 5m/3 माइनस 1/3, 5m/3 माइनस 1/3, 5m/3 माइनस 1/3, ठीक है। इसको अभी करते हैं, 0 माइनस -2 इंटू 0 फिनिश, -m इंटू -1, -m इंटू -1 के वजह से ये प्लस का m हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ प्लस का m, और बाकी फिर से 0, तो 0 और ये प्लस का m, बीच में -m, तो ये -m रहेगा फिर से। उसके बाद इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको x6 एक्चुअली निकल गया है, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं एक्चुअली, हालांकि इसको रखना ही नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, अच्छा। तो अभी देखो ये -m है, उसके बाद -2 इंटू 1/3 कितना होगा, प्लस का 2/3, और -m इंटू माइनस, दैट मीन्स ये फिर से प्लस का बन जाएगा, -4m/3, और तीसरा तो 0 है तो उसको बिठाना नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, माइनस का 2/3, और इधर माइनस का 4m/3, सॉरी, तो 3 4 7 -7m/3 और -2/3, ये निगेटिव में पूरा का पूरा आ गया, तो -7m/3 और -2/3, तो इस तरीके से चेंज हो चुका है। इन जगह से डेल्टा जे का वैल्यू सबसे ये वाला लार्जेस्ट लग रहा है, ठीक है, ये वाला लार्जेस्ट लग रहा है, तो ये लार्जेस्ट लगने से यहाँ से हम लोगों का वैल्यूज निकलेगा क्या, xb डिवाइडेड बाई x2, दिस इज योर इनकमिंग वेक्टर x2। तो x2 इनकमिंग वेक्टर होने के कारण यहाँ पे हम लोगों का xb डिवाइडेड बाई x2, ये हम लोगों का मिनिमम रेशियो निकलेगा। तो xb कितना था, 1 था, 1 डिवाइडेड बाई 1/3 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1/3 कितना होता है, 3 होता है। 2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 डिवाइडेड बाई 5/2, सॉरी 5/3, तो 2 डिवाइडेड बाई 5/3 मतलब 6/5, तो 6/5, तो 2 डिवाइडेड बाई 5/3, तो ये बन जाएगा 6/5। 6/5 का डायरेक्टली पॉइंट वैल्यू कितना है, 6/5 का पॉइंट वैल्यू यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.2 होता है, ठीक है, ये 1.2 होगा, हाँ 1.2 होगा, और 5/3 और 3 इसको करने से ये 3 डिवाइडेड बाई 5/3, तो ये 9/5, 9/5 में क्या होता है, 9/5 में तुम यहाँ पे डालोगे तो 18 1.8 इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा।
सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, दिस वन इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग का आउटगोइंग वेक्टर हिसाब से इस तरीके से ये बन जाएगा हम लोग का की एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट। अब इस की एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब ये जो 1 बनाएंगे तो किस कॉलम के साथ इंटरचेंज होने वाला है, ये 1 मिडिल में 1 कौन सा है बेसिस में, ये x5, इसके साथ इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे भी चेंजेस आएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, रो 2 को चेंज करूंगा, रो 2 को किस तरीके से 3/5 से इंटरचेंज करूंगा, मतलब 3/5 रो 2 करने से यहाँ पे अगर तुम 3/5 इंटू रो 2 करोगे तब जाके ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 5/3 है ना, 5/3 के साथ 3/5 मल्टीप्लाई होगा तब जाके 1 बनने वाला है, तो ये बन जाएगा मेरा 1 मिडिल, ये बन जाएगा मेरा 1। इसको मैं 5/3 कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है। इसको मैं 3/5 इंटू 2 कितना होगा, 6/5 होगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5, ठीक है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, -1 से 3/5 को मल्टीप्लाई करे तब जाके ये -1 से 3/5 को मल्टीप्लाई करे तब जाके हम लोग का ये क्या रहता है, -1 से अगर 6/5 को मल्टीप्लाई करे, 3/5 को मल्टीप्लाई करे तब जाके ये माइनस का 3/5 मिलता है, यस माइनस का 3/5 मिलता है। अब हम लोग अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से m रिमूव होने वाला है। जब भी m रिमूव हो जाएगा तो इस दोनों टेबल को हटा देंगे। उसके बाद एक चीज देखो तो यहाँ पे क्या है, पहले तो ये x1 था, तो ये x1 अभी है x1, और ये x5 अभी कहाँ पे चला गया है, x2 पे चला गया है, तो ये हम लोगों का x2 बन जाएगा, और यहाँ पे x3 पहले से ही था, ठीक है। तो x1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना था, -2 था। x2 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 1 है, सीजे वैल्यू सॉरी माइनस का 1 है, और x3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू सीजे वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको निकाल दिया। अब देखो तो यहाँ पे कोई भी m प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे कोई भी m प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये m की भी अभी जरूरत नहीं है, ये दोनों टेबल हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से हटा देंगे तो बाकी सब जो है उन सब का कैलकुलेशन करना है, तो उन सब का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे रो 1 को चेंज करो, इस रो 1 को चेंज करो, यहाँ पे 1/3 है, रो 1 1/3 है, 1/3 के साथ मैं 1/3 माइनस करने से ही तो 0 बनता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे। 1/3 हम लोग का रो 1 से लिया गया है, तो ये रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 1/3 इंटू ये 1 कहाँ से लिया गया है, ये 1 हम लोगों का कहाँ से लिया गया है, ये 1 हम लोगों का सेकंड नेक्स्ट जो टेबल है उस टेबल के 1 से लिया गया है, इस टेबल का रो 2 है, ठीक है। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 1/3 इंटू रो 2, इस तरीके से है। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 1/3 इंटू रो 2 अगर करेंगे तब जाके ये वैल्यू 0 होता है। अब ये वैल्यू क्या होगा, 1, ये तो वैसे भी आइडेंटिटी है, ये 1 माइनस कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 से तो 1 ही रहेगा, तो ये इस तरीके से है। इसके साथ साथ 1 माइनस 1/3 इंटू 6/5, 1 माइनस 1/3 इंटू 6/5, यहाँ पे 2, तो 1 माइनस 2/5, तो 3/5 आएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा 3/5। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके साथ साथ ये वैल्यू यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी फॉर्म होने वाला है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हम लोगों का 0 माइनस 1/3 इंटू 0, तो ये तो फिर से 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1/3 इंटू 0 करने से तो 0 ही होता है। इसके साथ साथ 0 माइनस 1/3 इंटू माइनस का 3/5, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 कैंसिल, प्लस का 1/5, तो 1/5 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। बाकी तो अभी हम लोग का यहाँ पे और तो चाहिए नहीं, m यहाँ पे नहीं है तो m का टेबल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट के लिए सोचते हैं 5/3, इसके साथ मैं क्या माइनस करूँ, 5/3 ही माइनस करूंगा तब जाके 0 बनेगा। तो मैंने क्या चेंज किया, रो 3 को चेंज किया रो 3
माइनस 5/3 इंटू रो 3, रो 3 ना, रो 2, नेक्स्ट टेबल का रो 2, तो 5। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5R3 जब हो गया है, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5/3 R2, तो मतलब मैं एक्चुअली R2 जो यहाँ पे R2 जो है इसको मैं 5/3 से ही पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 5/3 से ही अगर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये पूरा इसके जैसा ही बन चुका है। तो डायरेक्टली इससे इसको मतलब इस रो से इस रो को माइनस कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। तो 3 - 2 1 होता है, 0 - 0 0 होगा, और इधर हम लोगों का 5/3 माइनस 5/3 ये तो 0, 1 - 0 हम लोग का 0, और 0 - 1 हम लोग का प्लस का 1। इस तरीके से डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है, अगर हम लोग उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें तो z इज इक्वल टू CB इंटू XB। तो दिस इंटू दिस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 इंटू 3/5 प्लस -1 इंटू 6/5। तो ये माइनस यहाँ पे देखो तो फिर से ये -6/5 और ये माइनस का 6/5, 6/5 6/5 क्या हो जाता है 12/5, तो माइनस का 12/5 ये डेल्टा जे का वैल्यू है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर है, तो इस हिसाब से बेसिक मैट्रिक्स है ना, बेसिक मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों के तीनों 0 हो जाएगा। चाहो तो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। और यहाँ पे x4 में क्या आएगा इसका भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0 माइनस 2 इंटू 1/5, तो माइनस का 2/5 डायरेक्टली। उसके बाद -1 इंटू 3/5, तो प्लस का 3/5। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रहता है, प्लस का 1/5 रहता है, और बाहर हम लोगों का माइनस है, तो माइनस का 1/5 इस तरीके से हम लोगों को ये मिल चुका है। अब देखो तो यहाँ पे ये तो बेसिक कॉलम वेक्टर है, नॉन बेसिक कॉलम वेक्टर हम लोगों का ये है, मतलब ये बेसिक कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है ये तीनों कॉलम। तो नॉन बेसिक कॉलम वेक्टर हम लोगों का ये वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा जे का वैल्यू कितना निकला, नेगेटिव निकला, मतलब मेरा टेबल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म। इसके साथ साथ ये m वाला जो कॉलम वेक्टर यहाँ पे था, इसका भी मतलब आर्टिफिशियल वेक्टर, ये दोनों आर्टिफिशियल वेक्टर जो है, इन दोनों वेक्टर का भी यहाँ पे m रिमूव हो चुका है, यहाँ से भी m रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से इस डेल्टा जे में भी कोई भी m प्रेजेंट नहीं है, तो ये टेबल से इस जगह का m वाला जो टेबल है ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से हटने से हम लोग का ये टेबल जो बिगम मेथड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सब के सब कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का टेबल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन डालेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या सोल्यूशन निकला है, क्या क्या सोल्यूशन किस तरीके से कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे since delta j less than 0 for non-basic variable, delta j less than 0 for non-basic variable, ये non-basic variable है, non-basic variable in the absence of artificial vector, in the basis। तो बेसिस में हम लोगों का आर्टिफिशियल वेक्टर यहाँ पे जो था, ये दोनों आर्टिफिशियल वेक्टर अभी ये रिमूव हो गया है यहाँ से, ठीक है, एब्सेंट। सो द सॉल्यूशन under test is unique optimal। So the solution under test is unique optimal, and the optimal solution and the optimal solutions are x कितना, यहाँ पे वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है, तो x1 का वैल्यू कितना निकला 3/5 निकला, और इधर x2 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू कितना निकला 6/5 निकला। x1 और x2 दोनों का वैल्यू निकल गया, एंड द मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ z डैश, ये हम लोगों का z डैश है, सब z डैश वैल्यू है एक्चुअली, तो ये z डैश z डैश z डैश सब z डैश वैल्यू है। तो z डैश का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इज -12/5। तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, इसका ही निगेशन लेंगे तो 12/5। तो ये हम लोगों का अल्टीमेट सोल्यूशन बन जाएगा, फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरीके से बिगम मेथड को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल तरीके से इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो बिगम मेथड सॉल्व करने का टॉपिक था। तो इसको, इसी बिगम मेथड को आज मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर भी हुआ है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बिगम मेथड का। सो आज का क्लास यहाँ पे ही एंड करेंगे बिगम मेथड के साथ। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए और एक किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल।